Hello, students of MSc Final. Here I am Dr. Raksha Mishra. Today we discuss the topic desert ecosystem. In the previous lecture also we have discussed about the desert ecosystem, but in that we have only discussed about the abiotic factor, about the desert ecosystem, introduction of the desert ecosystem and abiotic factor. Today we will discuss the biotic factor in the desert system. So इंट्रोडक्शन में अगर हम देखें तो डेजर्ट में वातावरणीय परिस्थितियां बड़ी प्रतिकूल होती हैं, बहुत ऑपोजिट होती हैं, बड़ी डिफिकल्ट होती हैं। विटेकर के अनुसार एनवायरमेंटल कंडीशन एक फैक्टर की तरह कार्य करती है, अतः विभिन्न जीवों में विभिन्न प्रकार का अडेप्टेशंस, क्योंकि इन जो डेजर्ट की जो कंडीशंस होती हैं वो बहुत एक्सट्रीम लेवल की होती हैं, तो यहाँ वही प्लांट्स एंड वही एनिमल्स जीवित रह पाते हैं जिनमें जो अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं इनकी कंडीशंस के अनुसार, और उनमें अडेप्टेशंस पाई जाती हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों के होने के बावजूद भी डेजर्ट में अनेक प्लांट व एनिमल्स पाए जाते हैं, और इनका जो बायोटिक फैक्टर के जो हम अध्ययन करेंगे उसमें हम देखेंगे कि इनका आपसी संबंध प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स में होता है। तो जो प्रोड्यूसर होते हैं वो तो जो प्रोड्यूसर होते हैं उनके अंतर्गत आते हैं आपके जो ऑटोट्रॉप्स में प्लांट्स, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो ऑटोट्रॉप्स जितने होते हैं वो सारे प्रोड्यूसर्स होते हैं। और इसके अलावा एनुअल जो ग्रासेस होती हैं वो डेजर्टिक श्रब्स, सकुलेंस, माइक्रोफ्लोरा, ये सारे जो हैं ये प्रोड्यूसर्स में आते हैं। और वे जो अपना भोजन, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि सारे प्लांट्स जो हैं वो प्रोड्यूसर्स में आते हैं, और प्लांट्स जो होते हैं वो अपना खाना, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ये प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा। और इनके जो है इनको अगर हम देखें तो निम्न प्रकार से विभाजित किया गया है। वार्षिक ये प्लांट्स वर्षा ऋतु में उपलब्ध होते हैं, जो एनुअल प्लांट्स होते हैं वो वर्षा ऋतु में प्राप्त होते हैं, और अन्य ऋतुओं में नहीं होते हैं, ये नहीं उगते हैं। अतः वर्षा काल की महत्ता इन क्षेत्रों में सर्वाधिक मानी जाती है। ये इनका एग्जाम्पल है आर्जिमोन मैक्सिकाना, कैशिया टोरा, मोलुगा, ये सब जो है ये सब एनुअल्स हैं। फिर है मासल व गूदेदार, जिन्हें हम ये कह सकते हैं कि वो सकुलेंट्स जो मैंने बोला था, इनके एरियल पार्ट मासल तथा गूदेदार हो जाते हैं, और इस प्रकृति के कारण ये पौधे उपलब्ध जल को जो है संचय कर लेते हैं और सुरक्षित रख लेते हैं, जिससे कि समय आने पर ये उसका सदुपयोग कर सके। और इनकी विशेष बनावट के कारण ये वर्ष भर अपने आप को मेंटेन करे रखते हैं बिना कम पानी में भी, जैसे कि कैक्टस, ओपनशिया, यूफोर्बिया, अलोए वेरा, अगेव, सालसोला, ये सब सकुलेंट्स का एग्जाम्पल है। फिर है कांटेदार झाड़ियां, जो ये कांटेदार श्रब्स जो होते हैं, ये एरियल पार्ट कांटेदार होता है इनका, जिसमें तना और पत्तियां दोनों ही कांटेदार, पत्तियां भी कन्वर्ट हो जाती हैं कांटों के अंदर, ताकि लेस ट्रांसपिरेशन हो, इवापोरेशन हो, और जो है प्लांट्स जल्दी से एनिमल भी उनको नहीं खा सकें। तो इनकी जड़ें रूपांतरित होकर के जल संचय की क्षमता रखती हैं, जैसे कि कैपारिस, डेसिडुआ, लैप्टेडेनिया, साल्वाडोरा, अकेशिया, जिजिफर, पार्किंसोनिया, ये सभी जो है कांटेदार झाड़ियों में हैं। फिर इसके बाद अगर हम देखें प्रोड्यूसर्स तो और भी बहुत है। अब हम लेते हैं कंज्यूमर्स। जो कंज्यूमर्स हैं वो हर्बीवोर्स होते हैं। इनके अंदर हर्बीवोर्स आते हैं, जैसे कि बर्ड्स, मैमल्स, फॉक्स, वुल्फ, ये सब नहीं सॉरी हर्बीवोर्स में वो आते हैं जो कि इन पौधों के ऊपर, हरे पौधों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, जैसे कि इंसेक्ट्स, ग्रासहॉपर, गोट, काउ, शीप, बफेलो, कैमल, ये सब राजस्थान में बहुत, रेगिस्तान में, डेजर्ट में बहुत बहुतायत में पाए जाते हैं, और इन्हें हर्बीवोर्स कहा जाता है। कार्निवोर्स वो होते हैं जो हर्बीवोर्स पे अपने खाने के लिए डिपेंडेंट रहते हैं, जैसे कि रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स मीन्स फॉक्स एंड वोल्फ, जंगली जो होते हैं जानवर, वो सब जो हर्बीवोर्स पर डिपेंडेंट रहते हैं उन्हें कार्निवोर्स कहा जाता है।
मरुस्थल के प्रमुख प्राणी जात में जो है सांडे, मोल्स, स्नेक्स, फिनोसिफिलिस, ये सब जो है ये बहुत चूहे ये बहुत बहुतायत में मिलते हैं। अब अगर हम डिकम्पोजर्स की बात करें तो डेजर्टिक एरिया में ऑर्गेनिक मैटर्स की जो मात्रा है वो बहुत कम मात्रा में पाई जाती है, इसलिए डिकम्पोजर्स की संख्या भी बहुत कम होती है और डिकम्पोजर्स के रूप में यहाँ पर बैक्टीरिया व फंजाई पाए जाते हैं। अब हम लेते हैं रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो अगर हम देखें रिलेशनशिप इनके बीच में तो हम ये देखेंगे कि डेजर्ट प्लांट्स वो एनिमल्स के बीच में पाए जाने वाले रिलेशनशिप को पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह से हम देखेंगे इसमें। तो जो पॉजिटिव इंट्रैक्शन होता है इनके बीच में वो दोनों सहभागियों में एक या दोनों के लाभ लाभ के लिए होता है। मतलब दो अगर एक साथ दो एनिमल या प्लांट एक साथ हैं तो वो दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। जैसे म्यूचुअलिज्म, ये विभिन्न जीवों के संचारी के दोनों को लाभ होता है, जीवित रहने के लिए संबंध बनाते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल है लाइकेन। अब लाइकेन में हम देखते हैं कि कोल्ड डेजर्ट में पाए जाने वाले कुछ लाइकेन्स हैं जो फंजाई और एल्गी का सहचार्य बनाते हैं। एल्गी और फंजाई के को एल्गी जो होती है इसके अंदर लाइकेन में फंजाई को भोजन देती है और फंजाई एल्गी को जल, खनिज व लवण और सरलता सुरक्षा उपलब्ध कराती है। हम माइकोराइजा के बारे में अगर हम देखें, ये म्यूचुअलिज्म है सारा। तो अगर हम माइकोराइजा के बारे में अगर हम देखें तो डेजर्ट में अधिक नहीं होते परंतु इंपॉर्टेंट बहुत होते हैं। डेजर्ट में वैम जो माइकोराइजा पाए जाते हैं जो एक्टोस्कोपिक या एंडोस्कोपिक प्रकार के होते हैं। जो है मेसोटोमोपिया डेजर्ट में जिसमें माइकोराइजा में देखा गया है और बख्शी के अनुसार इंडियन डेजर्ट में माइको हॉट प्लांट्स में मॉर्फो, फिजियो एंड एनाटॉमिकल चेंजेस कर देते हैं। माइको से पौधों को जल अवशोषण में सहायता व मिनरल सॉल्ट अवशोषण में सहायता मिलती है और इस पैथोजन से इनको सहायता मिलती है। तो माइकोराइजा भी इसमें पाए जाते हैं। और अगर हम दूसरा देखें तो दीमक जो है और इसके अलावा पॉजिटिव इंट्रैक्शन वाला तो हो गया है। दीमक की आंत में ट्राइकोनिम्फो नाम का प्रोटोजोआ सेलुलोज का पाचन करता है तथा दीमक से इसे आश्रय व भोजन प्राप्त होता है। और अगर हम नाइट्रोजन फिक्सेशन देखें इसमें तो राइजोबैक्टीरियम जीवाणु जड़ों में भी एंटोफिक्सेशन करता है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। और पशु व कीट भक्षी चिड़िया मगरमच्छ के दांतों में फंसे मांस के टुकड़े निकालकर क्रोकोडाइल बर्ड खाती है। चींटियां व एफिड्स जो होती हैं, भूरी चींटियां एफिड्स पालती हैं व इससे शहद प्राप्त करती हैं। पौधों में जंतुओं कीटों द्वारा होने वाला पॉलिनेशन भी इन्हीं के द्वारा होता है। तो ये हुआ म्यूचुअलिज्म जिसमें एक दूसरे को ये लोग किसी ना किसी रूप में जीने के लिए अपनी लाइफ को चलाने के लिए हेल्प करते हैं एक दूसरे की। और फिर दूसरा है कॉमन सेलिज्म जिसमें मतलब होता है सहभोजिता। इसमें दोनों सहजीवियों में से एक को लाभ मिलता है और एक हानि किसी को नहीं होती है। मतलब दो साथ में रहते हैं, एक को तो लाभ दे रहा है कोई और दूसरा को हानि नहीं होती है, लाभ नहीं मिल रहा तो हानि भी नहीं होती है ना। इनको कहते हैं एपिफाइट्स। डेजर्ट एपिफाइट्स प्रकाश व आर्द्रता प्राप्त करने के लिए दूसरे वृक्षों के तले शाखाओं का सहारा लेते हैं। इनमें पाए जाने वाले क्लाइंबिंग रूट इन्हें सतह पर चिपकाने का काम करती हैं और हैंगिंग रूट्स वेलमेन नामक मृतस्पंजी ऊतकों के आवरण युक्त होती है। इसकी सहायता से वायुमंडल की ओस, नमी, वर्षा को अवशोषित कर लेते हैं। वेलामेन हमने पढ़ा हुआ भी है। और फिर है लाइनर्स जो टीनोस्पोरा, बोगनविलिया आदि में अपनी जड़ों द्वारा जो है रहकर अन्य वृक्षों की सहायता से इनके शीर्ष भाग तक फैले रहते हैं। तो ये जो है कॉमर्शियलिज्म है जिसमें एक को फायदा होता है और दूसरे को नहीं होता। अब अगर हम देखें तो इनमें आपस में नेगेटिव इंटरेक्शन किस तरह से है तो पैरासिटिज्म देख लें जो अपने भोजन के दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। जैसे कस्कुटा, अमरबेल, ये जीनिफस और कैलिटोपस पर पूर्ण रूप से स्टेम पैरासाइट है इसका और उसके ऊपर पूर्ण रूप से अपने भोजन के लिए निर्भर करती है। और राइनोसोरस बीटल नारियल का पैरासाइट है। बैक्टीरिया, फंजाई, निमेटोड्स जो है वो आदि
पौधों, जंतुओं और मनुष्यों में कई रोग फैलाते हैं। पौधों में रस, मड, पाउडर और डाउनी मिल्ड्यू आदि रोग फंजाई के कारण ही फैलते हैं। और प्लाज्मोडियम से मलेरिया, बुखार, कमी से एफिलाइटिस रोग हो जाता है। तो ये एक को नुकसान पहुंचाते हैं और एक को फायदा मिलता है। अपने खाने के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। मनुष्य में प्लेग चूहों के द्वारा फैलता है। और जो है, इसके अलावा प्रेडेशन में परभक्षी अन्य जाति के प्राणियों को पकड़कर मारकर भोजन के रूप में खाते हैं। जो परभक्षी जंतुओं को खाते हैं उन्हें मांसाहारी, तथा जो पौधों को खाते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं। तो मनुष्य व जंतु प्लांट से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। मनुष्य और जंतु इसके प्राणियों से भी अपना भोजन प्राप्त करते हैं। पक्षी कीड़ों को अपना भोजन बनाते हैं। शेर, चीता अपने जाति के प्राणियों को भोजन के रूप में खाते हैं। बिल्ली चूहों को खाते हैं। तो ये प्रेडेशन होता है। अब है कंपटीशन। प्राय समान आवश्यकता की पूर्ति के लिए जीवों में प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हो जाती है, जो निकट संबंधी जीवों में अधिक होती है। ये भोजन, आवास और वातावरण कारकों के लिए हो सकती है, जैसे एरिस्टिडा घास, फिनॉल जैसे पदार्थों का श्रवण करके एलोपैथी उत्पन्न करती है, जिससे नाइट्रोजन फिक्सेशन, बैक्टीरिया व एल्गी की वृद्धि रुक जाती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द नेगेटिव इंटरेक्शन ऑफ द relationship between the plants and animals. अब है इफेक्ट ऑफ एनिमल्स ऑन वेजिटेशन। डेजर्ट की अधिकांश जनसंख्या की जीविका भेड़, बकरी, ऊंटों के पालन पर निर्भर करती है। इन पशुओं के कारण इनके चरण से यहाँ की वनस्पति अत्यधिक प्रभावित हुई है। एक प्रसिद्ध कहावत है कि ऊंट घोड़ो आंकड़ो, बकरी छोड़े काम करो। मतलब ऊंट आग को छोड़कर सब प्रकार की वनस्पति को खा जाता है, जबकि बकरी किसी भी वनस्पति को नहीं छोड़ती है। वनस्पति के शत्रु ये दोनों पशु इस क्षेत्र में बहुतायत में मिलते हैं। इसके अलावा जंतुओं के निरंतर विचरण से छोटे शाकीय पौधे रौंद दिए जाते हैं और उनके पैरों से वहां की भूमि भी कठोर हो जाती है, जिससे मृदा में वायु संचरण कम हो जाता है। पशुओं के निरंतर दबाव से भूमि पर वनस्पति का आवरण नहीं बन पाता तथा मृदा मतलब सॉइल इरोजन के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। भूमि का कटाव भी हो जाता है और होने लग जाता है। राजस्थान के मरुस्थलीकरण इन पशुओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस कारण ये भाग रेगिस्तान है। चढ़ने का प्रभाव बहुवर्षीय पौधों की तुलना में एक वर्षीय पौधों पर ज्यादा पाया जाता है। पेरिनियल फिर भी कम खाए जाते हैं, एनुअल्स तो खत्म ही हो जाते हैं। नाउ द रोल ऑफ मैन, द लास्ट इज रोल ऑफ मैन ऑन वेजिटेशन। इसके अंदर हम देखेंगे कि अगर पॉपुलेशन प्रेशर देखा जाए तो नेचुरल वेजिटेशन और वेस्ट राजस्थान के दूसरे रिसोर्सेज पर बढ़ती हुई मानव जनसंख्या पर बहुत अधिक दबाव है। 1981 में वेस्टर्न राजस्थान में 3.42 मिलियन पॉपुलेशन रिकॉर्ड की गई थी और ये अब बढ़ती ही जा रही है। पूरे विश्व में सभी डेजर्ट की तुलना में ह्यूमन पॉपुलेशन डेंसिटी इंडिया के ही डेजर्ट में सबसे ज्यादा पाई जाती है, जो दूसरे डेजर्ट की अपेक्षा 6 गुना ज्यादा है। और पॉपुलेशन के लगातार बढ़ते जाने से यहाँ जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका रिजनरेशन नहीं हो पाता है, वो रिजनरेट नहीं हो पाते हैं और उससे कहीं ज्यादा उनकी कमी होती जा रही है, जिससे लैंड और प्रोडक्टिविटी, वेजिटेशन की ग्रोथ में कमी होती जा रही है। यहाँ पेड़, श्रब्स, यहाँ तक कि रूट्स को भी फ्यूल, भोजन और दूसरी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हटाया जा रहा है। रूरल पॉपुलेशन द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु निम्न कार्य किए जा रहे हैं, जैसे कि मैं बताती हूँ आपको, जैसे कि ओवर ग्रेजिंग बाय द एनिमल्स, ओवर कल्टिवेशन, फिर फ्यूल प्राप्ति के लिए प्लांट्स को जलाना। तो ये सब चीजें जो है इसके कारण से वहां के वेजिटेशन की कमी हो रही है। लिव स्टॉक पॉपुलेशन के बारे में अगर हम देखें तो ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ लिव स्टॉक पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, जो कि इसके कारण बढ़ने के कारण अधिक दबाव उत्पन्न हो रहा है। राजस्थान में पाई जाने वाली विभिन्न जातियां व समुदायों का मुख्य व्यवसाय जो है वो पशुपालन का है। यह यहाँ के लोगों का प्रमुख धन भी है, जो पिछले 40 सालों में 25% बढ़ गया है। वेस्टर्न राजस्थान में लिवस्टॉक का वितरण भी इस प्रकार से है कि जिसे गोट्स और शीप्स, बकरी और भेड़ें 65%, कैटल 29%, कैमल 3.8% एंड अदर्स 0.6%। हाई एनुअल पॉपुलेशन उपलब्ध ग्रासलैंड व ग्रेजिंग एरियाज पर भारी दबाव डालती है, क्योंकि ये इन एरिया फॉडर के रूप में उनको यूज करते हैं, खाते हैं अपना पेट भरने के लिए, जो एक्सट्रीम डिहाइड्रेशन का कारण भी बनती है। बढ़ा हुआ दबाव
इतना ज्यादा होता है कि यह चारे की आवश्यकता की कमी को स्थायी बना देता है, और इस प्रकार रिसोर्सेज का अधिक उपयोग नेचुरल वेजिटेशन की कमी बढ़ा देता है। यह कमी या डिप्रेशन जो पहले शताब्दियों में होती थी, जब सिर्फ दशकों में हो रही थी, एनिमल पॉपुलेशन डेंसिटी लैंड की कैरिंग कैपेसिटी से कहीं ज्यादा है। इसलिए इसके इनके मालिकों के द्वारा इन्हें खुला छोड़ दिया जाता है और वेजिटेशन को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। ओवरग्रेजिंग भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। इस लिव स्टॉक ज्यादा होने के कारण ओवरग्रेजिंग होती है, जिससे नेचुरल रिजेनरेशन और सक्सेशन में बाधा आती है। अब हम देखें कल्टीवेशन और मार्जिनल लैंड, तो हम देखेंगे जनसंख्या बढ़ने के कारण अनाज की आवश्यकता बढ़ती जा रही है। तो जो है इस प्रकार पॉपुलेशन दबाव को खाद्य पूर्ति करने हेतु अधिक भूमि विशेषतः मार्जिनल व सब मार्जिनल भूमि पर खेती करनी करनी पड़ती है, और इस कारण से जो नेट सोन एरिया में वृद्धि हो जाती है और रेंजलैंड जो है वो 25% तक रिडक्शन हो जाता है। अब तो खेती ग्रामीण क्षेत्रों के अलावा वार्षिक वर्षा से नीचे होने वाले क्षेत्रों में भी होने लगी है। इन स्थितियों में न सिर्फ अनुमानित फसल की कम होती है, बल्कि इकोलॉजिकल असंतुलन भी हो जाता है। अगर हम देखें तो अनुपयुक्त जो समर मंथ्स हैं उसके दौरान मार्जिनल कल्टीवेशन से हवा और हवा की जो पानी का जो इरोजन है वो काफी ज्यादा बढ़ रहा है। मॉनसून के दौरान सैंड ड्यून्स और ग्रेजिंग लैंड्स को साफ किया जाता है। इनके कृषि के लिए इन्हें बार ग्राउंड के रूप में छोड़ दिया जाता है। इस पर मूविंग विंड के कारण सैंड का डिफ्लेशन हो जाता है। इरोजन के कारण 10 मिलीमीटर की टॉप सॉइल रिमूव हो जाती है। वो मैं पहले भी जिक्र कर चुकी हूँ कि टॉप इरोजन से टॉप सॉइल हट जाती है, रिमूव हो जाती है। कृषि के लिए मार्जिनलैंड्स का इस प्रकार उपयोग करने से अपने आप में ही डेजर्टिफिकेशन को बढ़ावा मिलता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है, और इस कल्टीवेशन मेथड के कारण नेटिव फोल्डर स्पीसीज का विनाश हो जाता है। टोटल अभी जो अनुपयोगी वीड्स उग जाती हैं और अच्छा जब ये ज्यादा वेजिटेशन कम हो जाती है तो अनुपयोगी वीड्स बहुत उग जाती हैं, और जैसे कि ये क्रोटोलिनिया बुरिया, कैलोट्रोपिस प्रोसेरा, ये रिप्लेस हो जाती हैं इनकी जगह, और इस तरह से इनके कारण सॉइल की फर्टिलिटी भी कम हो जाती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है डेजर्ट फॉर्मेशन का। थैंक यू।